फार्मेसी यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फार्मास्यूटिकल एरोसॉल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया था, टाइप्स वगैरह की बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे इससे कुछ पॉइंट्स की। आज क्लास में हम बात करेंगे इसके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके टाइप्स की और इसके कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, चलिए बात करते हैं। पहली हेडिंग है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोसॉल, यानी जो भी एरोसॉल आप बना रहे हैं आज ए मैन्युफैक्चरर, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, आप प्रोडक्शन में भी काम करेंगे, तो आप जहां पे बना रहे हैं एरोसॉल वहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बेसिकली होनी चाहिए। तो जी हाँ, इसकी 5 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देना है, बनाने से पहले और बनाने के बाद ध्यान देना है कि उसमें ये 5 विशेषताएं कम से कम होनी चाहिए। तो हेडिंग है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोसॉल, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 5, these 5 characteristics शुड बी इन द एरोसॉल। ठीक है, पहला पॉइंट है कैन बी यूज्ड डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया। ठीक है, जो आपका मान लीजिए कहीं पे हमको हाथ में स्ट्रेन है, पैर में मोच आ गई है कहीं पे और आपको डाइक्लोफेनाक स्प्रे करना है, तो कोई भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है हम उसे डायरेक्टली किसी भी इन्फेक्टेड एरिया पे स्प्रे कर सके, वो इस लायक होना चाहिए। ठीक है, हमको नाक में यूज करना है स्प्रे तो नाक के हिसाब से हो, माउथ में इनहेल करना है तो माउथ के हिसाब से हो, पर्टिकुलर जिस भी एरिया में हम कर सकते हैं डायरेक्टली उस हिसाब से उसको बनाया जाना चाहिए। उसमें फिर क्या ध्यान देना होगा, आपको सॉल्वेंट यूज करना होगा, ध्यान देना होगा कि किस एरिया में यूज करना है, उस हिसाब से उसका सॉल्वेंट यूज करना है, प्रोपेलर में कंसंट्रेशन आपको देखना है, ये चीजें तो बस आपको पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट डिलीवरी। आपको बनाते समय ये ध्यान देना है कि जितनी भी बार आप उसको एक्चुएट करें या पंप करें तो जो स्प्रे उसमें से बाहर निकलेगा, वो स्प्रे जो निकलेगा वो हर बार यूनिफॉर्म होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक बार मारे फिर उससे ज्यादा निकल गया, फिर थोड़ी बार धीरे से कम निकला, फिर तीसरी बार और कम निकला, चौथी बार और ज्यादा निकल गया, तो उनके भी कंसंट्रेशन में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कि एक्यूरेट होना चाहिए, हर बार बराबर ही निकले। अगली बात करते हैं रैपिड प्रोसेस, कि जिस एरिया में अगर हम पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो वहां पे एब्जॉर्प्शन फास्ट हो, और जब एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो एक्शन भी क्विक होगा, यानी क्विक एक्शन होना चाहिए। रैपिड प्रोसेस का मतलब ये है कि रैपिड एक्शन होना चाहिए, कि पर्टिकुलर बहुत कम समय में वो दर्द को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। अगली बात करते हैं प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपको पता है एरोसॉल्स जो होते हैं वो माउथ में या नेजल में या फिर हाथ के ऊपर जब आप जहाँ भी स्प्रे कर रहे हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कहा जाता है ब्लड। तो जब ब्लड में जाएगा तो इंटेस्टाइन से पास नहीं करेगा, तो इंटेस्टाइन में वो वेस्ट नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, और लीवर में इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्या है, एरोसॉल शुड प्रोटेक्ट द ड्रग बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये तो ऑलरेडी होगा ही होगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। और द लास्ट है सिस्टेमिक एंड लोकल एक्शन। जो भी एरोसॉल आप बना रहे हैं आपको ये ध्यान देना है कि वो किस एरिया के लिए है, सिस्टेमिक एक्शन के लिए है कि लोकल एक्शन के लिए है। सिस्टेमिक एक्शन क्या होता है इसको समझिए फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आप एस्थेमेटिक पेशेंट है, आपके ब्रोंकाई में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इनहेलर लिया, जब आप इनहेल करते हैं तो मुंह में जाता है, और मुंह में जाने के बाद क्या करता है वो आपके ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलके वहां पे आपको एक्शन देता है। अगर उसी तरह से लोकल एक्शन मान लीजिए कहीं हाथ पैर में चोट लगी हुई है तो वहां पे अगर पर्टिकुलर टाइम पे स्प्रे करेंगे तो वो लोकल एक्शन हुआ, जैसे हाथ में है, पैर में है, कमर में है, आपने स्प्रे किया, वो लोकल एक्शन। ठीक है, सीटी अब बज गई, आज संडे है और आज हम लोग क्या बना रहे हैं, अंडा करी बना रहे हैं, बहुत फेवरेट लगता है, मुझे पसंद है, तो जिसको खाना आ जाइएगा, एड्रेस मैं आपको दे दूंगा लिंक पे। तो ये है सिस्टेमिक, हाँ भाई बसकर जॉब बंद कर दो गैस यार। तो सिस्टेमिक है, लोकल एक्शन होता है इसका दोनों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसॉल। जो हम एरोसॉल बनाते हैं किसी भी फैक्ट्री में वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो जो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है MDI और दूसरा होता है DPI। ओके, MDI का फुल फॉर्म होता है मीटर्ड डोज इनहेलर, मेट्रिक डोज इनहेलर भी कह सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं DPI होते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली आपके जो इनहेलर होते हैं, एक MDI और दूसरा DPI। तो MDI का मतलब क्या है, मीटर डोज इनहेलर। इसको इस तरह समझिए, जैसे एस्पिरिन, जो एस्पिरिन के आपके जो एस्पिरिन के या ब्यूटाकार्ड के या डिओलिन के या रेस्पिरोल्स के जो भी आपके इनहेलर्स होते हैं बेसिकली वो लंग्स प्रॉब्लम के लिए, अस्थमा प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए उसमें जो सॉल्ब्यूटामॉल ड्रग है वो सॉल्ब्यूटामॉल ड्रग आपको एक बार में 4 मिलीग्राम लेना है। ओके, और जो आपने प्रोपेल इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये हमने माना कि 1 ml में कितना है, 4 मिलीग्राम है, या हमने माना कि भैया 1 ml में 2 मिलीग्राम है, तो हमको एक बार में 2 ml चाहिए। कितने चाहिए, 2 ml। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने एक बार इसको पंप किया, तो एक बार पंप किया तो पंप करने पर जो मटेरियल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 2 ml।
और आपको कितना चाहिए, 2 ml में 4 मिलीग्राम, आपने एक बार पंप किया आपके अंदर पहुंच गया। अच्छा, अगर ये तो, क्योंकि ये कोई बॉडी में स्प्रे तो नहीं करना है कि ज्यादा हो गया कम हो गया तो बहुत दिक्कत नहीं है, कम ना होकर वो ज्यादा गंदा हो गया तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ड्रग की बात करें तो ड्रग के केस में अगर 4 आपने पंप किया और कम निकला, 4 की जगह 1 ml की जगह आधा ml निकला, तो ड्रग का कंसंट्रेशन भी तो कम हो जाएगा, अब आपके बॉडी में असर कम होगा। हो सकता है कि आपने पंप किया 2 ml जगह 4 ml निकल गया, तो डोज 4 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए जब भी हम किसी इनहेलर को बनाते हैं, तो इनहेलर बनाने के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बार जो इसका एक्चुएशन हो रहा है या पंक्चुएशन हो रहा है, इसका वो हर बार एक फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब एकदम पूरी तरह से फिक्स्ड होना चाहिए कि अगर एक बार में 2 ml निकल रहा है, एक बार में 1 ml निकल रहा है, 5 ml निकल रहा है, तो वो हमेशा उतना ही निकले, चाहे कंटेनर यहां तक भरा हो चाहे कंटेनर यहां तक। फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द लास्ट, सब हमेशा जो इजैक्यूलेशन है या पंक्चुएशन है वो बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर। मीटर्ड मतलब क्या होता है, नपातुला, मीटर्ड मतलब फिक्स, नपातुला यानी जो डोज है वो मीटर्ड है, फिक्स है, तो हर बार उतना ही निकलेगा। जितने भी इनहेलर होते हैं पर्टिकुलर, बॉडी के स्प्रे के लिए छोड़ दीजिए, लोकल स्प्रे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जो इनहेलर्स होते हैं वो सारे मीटर डोज पे ही बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द इनहेलर इन द केस ऑफ लंग्स प्रॉब्लम एंड अस्थमैटिक पेशेंट। In this type of inhaler, the dose of the drug is fixed on each evacuation या each ejection, बाहर निकलने को ejection कहते हैं, in each ejection, so they are called meter dose inhaler। ठीक है, ये हो गए। बाकी इसमें क्या होता है कि they evacuate या they eject the same amount of the drug content from the beginning to from the last, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक वो सेम अमाउंट ऑफ ड्रग ही को रिलीज करते हैं। ये हो गया एमडीआई। दूसरा होता है फ्रेंड डीपीआई, नाम से लग रहा है ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो आपका इनहेलर लिक्विड भरा है वो फ्लफी पाउडर है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म। इसमें तो लिक्विड फॉर्म में था, ये पाउडर फॉर्म में होता है। अब आप पूछेंगे पाउडर फॉर्म में जरूरत क्या है। कभी कभी आपने शादियों में या होली के टाइम आप देखते हो लोग स्प्रे करते हैं कलरफुल, ढेर सारे फोम निकलते, तो सेमी सॉलिड फॉर्म के फॉर्म में, उसी तरह से ड्राई पाउडर के फॉर्म में आता है फ्लफी। कभी कभी हमारे लंग्स में जो ड्रग है वो ड्राई फॉर्म में जल्दी एब्जॉर्ब होता है एल्बिलाई के थ्रू, तो हम लिक्विड बना रहे हैं। अगर ड्राई पाउडर के फॉर्म में बना रहे हैं यानी हमारे जो एक्चुअल ड्रग है उसमें प्रोपेलेंट नहीं मिला हुआ है, सॉरी उसमें सॉल्वेंट नहीं मिला हुआ है, तो उसे बोलते हैं डीपीआई। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द अस्थमेटिक एंड लंग प्रॉब्लम्स and when the actual the medicament concentrate is available in the dry form then they are called dry powder inhaler। बस दोनों के बारे में दो दो लाइन लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल। जब भी हम कोई एरोसोल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इस कंपोनेंट को समझने के लिए आपको एक फिगर और मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो कंटेनर होना चाहिए, जिस कंटेनर के अंदर हमको इसको भरना है। ठीक है, ये कंटेनर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, कंटेनर होना चाहिए। और आगे बात करें अगर कंटेनर के साथ साथ इसके अंदर मैंने क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनना चाहिए, प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट का काम क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है कंटेनर के अंदर, और जब तक कंटेनर के अंदर प्रेशर नहीं होगा ये बराबर से फ्लोचुएट नहीं करेगा। आप देखते हो सस्ते वाले परफ्यूम आते हैं, उसको दबाओ तो पुच पुच से चूने लगते हैं, वो फ्लो नहीं निकलता। फ्लो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि उसमें प्रोपेलेंट नहीं भरा है, सस्ता वाला है। और महंगा क्या होता है, प्रोपेलेंट ही महंगा होता है। इसलिए प्रोपेलेंट महंगे होने के कारण ये बराबर जब आप स्प्रे करेंगे तो बहुत तेजी से ये स्प्रे होते हैं। तो कंटेनर, उसके बाद इसमें आते हैं प्रोपेलेंट, और यहाँ पे जो ऊपर लगा होता है इसको बोलते हैं वॉल्व एंड एक्चुएटर। वॉल्व और एक्चुएटर, एक्चुएटर मतलब होता है जो बाहर निकालते हैं, वॉल्व जो यहाँ पे लगा हुआ है जो इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है, नीचे एक पाइप लगी होती है, तो इसके वॉल्व में कई 7-8 पार्ट होते हैं, उसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में होता है वो हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेट, यानी जो मेन दवा इसके अंदर भरी हुई, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेट। तो एक बार इसको हम लोग रफली आपके सामने दिखा लेते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, आपसे पूछा 4 पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट इसका कंटेनर। आप देखिए कंटेनर दोस्तों, इसमें कैप लगा हुआ है और ये है इसका कंटेनर जिसके अंदर पूरा ड्रग भरा है। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोपेलेंट। इसके अंदर एक लिक्विड भरा है जो ये तो खाली है, तो उसको क्या करेंगे, आप पंप करेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो दूसरा क्या है, प्रोपेलेंट, नहीं जरूरत नहीं। ये हो गया हमारा दूसरा प्रोपेलेंट।
तीसरी की बात करते हैं, इसमें वॉल्व एंड एक्चुएटर। आप देखिए इसके अंदर जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको अलग कर लूं तो ये एक्चुएटर है। एक्चुएटर मतलब क्या होता है, जो जिसको दबाने से परफ्यूम बाहर आ रहा है या कोई ड्रग बाहर आ रहा है। और ये आपको जो व्हाइट हिस्सा दिख रहा है दोस्त, और ये जो रिंग दिख रहा है, और इसके अंदर कई पार्ट है, गैस्केट है, रिंग है, बेस है, और ये पाइप है, तो इसके 7-8 पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को वॉल्व कहते हैं और इसको बोलते हैं एक्चुएटर। तो दिस इज वॉल्व एंड एक्चुएटर, ये पार्ट हो गया। एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेट, यानी इसके अंदर जो मेडिसिन भरी है, जो मेडिकामेंट भरी है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंसंट्रेट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इन 4 पार्ट्स के हम बारी बारी से लिखेंगे और जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्व एंड एक्चुएटर, इसके 7-8 पार्ट होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वॉल्व एंड एक्चुएटर कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो हम अब इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। चलो यार, चलिए बारी बारी से हम चारों पार्ट्स को बारी बारी से देख लेते हैं। हमें क्या लिखना है, तो डालिए पहली हेडिंग है प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, propellant are the main constituent of any aerosol because they are basically used for the creating pressure inside the container। कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होता है वो उसके लिए ये प्रोपेलेंट होते हैं। अब ये प्रोपेलेंट जो होते हैं बेसिकली 2 रूप में होते हैं, एक लिक्विफाइड गैस के रूप में होते हैं, एक कंप्रेस्ड गैस के रूप में होते हैं। लिक्विफाइड गैस क्या होते हैं, अच्छा अब आप बताइए कि जब आप किसी भी कंटेनर में आप इसको स्प्रे करते हैं एरोसोल को, तो क्या गैस निकलती है कि लिक्विड निकलती है? ठीक है, तो एक्चुअल में वो गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी गैस कभी कभी लिक्विड, तो ये बेसिकली लिक्विड के फॉर्म में होता है जो गैसियस मोड में होता है। यानी आपका जो लिक्विड होता है बाहर गैसियस मोड में बाहर निकलता है। तो एक होता है कि जिसमें ऑलरेडी लिक्विफाइड गैस ही भरी है, यानी गैस को इतना कंप्रेस कर दिया गया है कि वो लिक्विड बन गया है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है तो उस समय वो लिक्विड अवस्था में है। और जैसे ही बाहर निकलने में प्रेशर रिलीज होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो ऑटोमेटिक जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि पहला तरीका है कि लिक्विफाइड गैस के रूप में, और दूसरा कंप्रेस्ड गैस के रूप में, यानी अंदर लिक्विड नहीं गैस ही भरी है और बाहर भी वो गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोपेलेंट्स आर बेसिकली अवेलेबल इन 2 फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिक्विफाइड गैस एंड दूसरा कंप्रेस्ड गैस। एंड लिक्विफाइड गैस आर अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, बट व्हेन दे रिलीज दे कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। एंड इन द सेकंड टाइप कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट, दे आर अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म एंड रिलीज आल्सो इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रोपेलेंट के कौन कौन एग्जांपल होते हैं। तो बेसिकली इसके 2 एग्जांपल हैं, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक होता है और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो बॉडी में अंदर इनहेल करना होता है वो हाइड्रोकार्बन लेते हैं, और बॉडी के सरफेस के ऊपर जो होते हैं वो हम लोग आउटर रीजन के लिए हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये टॉक्सिक होता है और इन्फ्लामेबल होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अगर कुछ सीएफसी का एग्जांपल देखें तो अलग अलग एग्जांपल है। एक एग्जांपल है पहला ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोइथेन का आपका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। कैसे भाई, 2 कार्बन हो गया इथेन, ठीक है। अब क्या है कि ट्राइक्लोरो, तो 3 क्लोरीन लगा दो, 3 क्लोरीन लगा दिया और 1 फ्लोरीन लगा दिया, बाकी क्या हो गया हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोइथेन। तो एक एग्जांपल हो गया ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोइथेन। दूसरा एग्जांपल है दूसरा अगला है हमारा है कि क्लोरो और टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरो मतलब एक ही क्लोरो और 4 फ्लोरीन लगा दो। ठीक है, 1 2 3 एक यहाँ लगा दो, ये क्या हो जाएगा क्लोरो टेट्राफ्लोरोमेथेन। आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तीसरा एग्जांपल इसका है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। तो यह क्या 2 Cl लगा दीजिए, है ना, और यहाँ पे क्या लगाइए 2 फ्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे S लगा दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। अभी आप और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरो यहाँ पे फ्लोरो लगा दीजिए, है ना, तो पेंटाफ्लोरो क्लोरोमेथेन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। तो आप 3 4 5 एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्योंकि कार्बन मतलब एथेन और क्लोरोफ्लोरो मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लगाए जाते हैं। तो ये हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इनके थोड़े से एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, इधर सरफेस में बॉडी के इधर इनहेल करने के लिए दिक्कत होती है। और उसकी बात करते हैं, एडवांटेज की बात करें तो इजीली अवेलेबल है। और एडवांटेज में एक और चीज़ है कि इसमें हाई प्रेशर क्रिएट करता है, बेसिकली लोकल एक्शन के लिए यूज करते हैं। और डिसएडवांटेज में एक चीज़ और ये है कि ये थोड़ा सा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बात करेंगे अगला हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल कौन कौन है, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन, ये तीनों गैसेस फॉर्म में होते हैं। और ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम लोग प्रोपेलेंट में हाइड्रोकार्बन का भी यूज कर सकते थे। फिर इनका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने से बना के लिख लीजिएगा, जो पहले था सब कुछ वैसा ही है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रोपेलेंट के बारे में। अब हमारी अगली हेडिंग है कंटेनर। तो कंटेनर में क्या लिखेंगे, कंटेनर आर दोस पार्ट ऑफ द एरोसोल इन विच द प्रोपेलेंट एंड सॉल्वेंट एंड ड्रग आर फिट, जिसके अंदर भरे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंटेनर। कंटेनर की सबसे खासियत बात क्या होती है कि कंटेनर के अंदर प्रोपेलेंट जो भरा जाता है वो हाई प्रेशर के साथ होता है, तो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो 140 से लेकर 180 psig के प्रेशर को झेल सके। ठीक है, psig प्रेशर को ये होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच करके इसका फॉर्मूला होता है, तो ये इतने प्रेशर को जो झेल सके वो कंटेनर हमारे पास होना चाहिए। अब ये कंटेनर कितने, 3 प्रकार के कंटेनर होते हैं। एक टिन का कंटेनर होता है, टीन का, एक होता है एल्युमिनियम का, और एक होता है स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का सबसे महंगा होता है क्योंकि ये जंग नहीं लगता है, तो फार्मास्यूटिकल में बेसिकली स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। टिन और एल्युमिनियम इजीली अवेलेबल होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। तो अब आपको टिन का, एल्युमिनियम का, स्टेनलेस स्टील के तीनों कंटेनर के, ठीक है, क्या लिखना है, इट इज अवेलेबल इन 3 फॉर्म। पहला पॉइंट जो लिखा कंटेनर डेफिनेशन, फिर आप क्या लिखेंगे, द कंटेनर शुड हैव द प्रॉपर्टी टू बियर द प्रेशर ऑफ 140 टू 180 psig। थर्ड वन लिखेंगे कि कंटेनर आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। पहली हेडिंग है टिन, दूसरी हेडिंग एल्युमिनियम, तीसरा स्टेनलेस स्टील, और इन तीनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने बुक से देखकर आप लिख लीजिएगा, गूगल से लिख लीजिएगा, सबका वही नॉर्मल सा। स्टेनलेस स्टील का एडवांटेज ज़्यादा होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है, और दवा खराब नहीं होती है, कंटामिनेशन नहीं होता है, ये सब इसके एडवांटेज है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तीसरा, इसके वॉल्व एंड एक्चुएटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्व और एक्चुएटर के सारे पार्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बड़े तरीके ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाहर की मशीन पार्ट है जिसको आप प्रेस करते हैं, ये एक्चुएटर है, और इसके अंदर आपको सफेद पार्ट और उसके अंदर कुछ और पार्ट दिख रहा होगा, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो ये जो सारे पार्ट है ये कई पार्ट के सीरीज होते हैं, इसी पूरे पार्ट के सीरीज को हम लोग वॉल्व एंड एक्चुएटर कहते हैं। तो ये वॉल्व और एक्चुएटर में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 6 या 7 पार्ट है, इन सारे पार्ट को बारी बारी से हम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट वो मैंने दिखाया है, प्लास्टिक का ढक्कन, उसको एक्चुएटर कहते हैं, जिसमें छेद होता है और जो पुश करने से स्प्रे बाहर आता है, ये एक्चुएटर पहला पार्ट है। दूसरा होता है माउंटिंग कैप, आप देखेंगे उसको उखाड़ने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइट सील्ड होता है, तो ये जो माउंटिंग कैप है इसको चल के पूरा सील कर देते हैं ताकि एयर भी अंदर ना जाने पाए, ना बाहर आए, तो इसको माउंटिंग कैप कहते हैं, क्योंकि लीक हो जाएगा तो पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, कभी अगर आपको चेक करना हो, स्प्रे का बॉटल लीजिए, नया स्प्रे का बॉटल लाइए, ऊपर से छेद कर दीजिए, जब छेद कर देंगे तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर आप उसको पुछ करेंगे तो स्प्रे उसमें से निकलने वाला नहीं, क्योंकि प्रेशर उसका खत्म। तो ये माउंटिंग कैप है। अगला है स्टेम, उसके नीचे वाला पार्ट होता है स्टेम, उसके नीचे वाला पार्ट होता है स्टेम गैस्केट, जैसे गैस्केट से वॉल लगते हैं, वॉल गोला गोला, ठीक है, ये स्टेम गैस्केट है। उसके नीचे स्प्रिंग होती है और उसके नीचे बॉडी होती है, और इन सब के बीच में क्या लगी होती है, एक पाइप, जिसको डिप ट्यूब कहते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि कुल 7 पार्ट से मिलकर एक वॉल्व एंड एक्चुएटर, ये जीपैट का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा कि एरोसॉल के वॉल्व एंड एक्चुएटर में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कोई ऐसा पार्ट देता है जो अलग से रहेगा, तो उसी को आपको पहचानना होगा। तो ये 7 पार्ट आपको याद रखने हैं। पहला पार्ट है एक्चुएटर, दूसरा पार्ट है माउंटिंग कैप, याद करते चलो कि पहले पुश करने वाला एक्चुएटर, फिर उसके जो ढक्कन वो माउंटिंग कैप, उसके नीचे स्टेप जो उसको जोड़ता है पाइप से, पाइप इसी में सेट होती है, स्टेप के नीचे उसका वाल्सर, क्या बोलते हैं उसको, वाल्सर बोलते हैं गाँवों में, जो छोटा गोला गोला लगा होता है, ये स्टेम गैस्केट है, उसके नीचे स्प्रिंग है, लास्ट में बॉडी है, और इन सबसे जुड़ी हुई क्या होती है, डिप ट्यूब। ये 7 पार्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट होता है इसका नंबर 4, प्रोडक्ट कंसंट्रेट। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेट मतलब क्या है, जो भी एक्टिव मेडिकामेंट है जिसको हम सॉल्वेंट और प्रोपेलेंट साथ मिलाते रखते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेट। बस इनके नाम लिख दीजिएगा, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेट में कुछ भी नहीं लिखना है, बस नाम लिख के छोड़ दीजिएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे एरोसॉल के सारे पार्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं एरोसॉल, फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसॉल। मिलते हैं आपसे इस क्लास में, थैंक यू सो मच।